हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एमएससी जूलॉजी के सिलेबस का टॉपिक है और जो कि एक सीरीज पिछला वीडियो आपको याद हो तो मैंने डाला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसी का कंटिन्यूएशन आज लेकर आए हैं। इससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस देख चुके हैं, क्रेब्स साइकिल देख चुके हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस देख चुके हैं और इसके बाद पिछला वीडियो जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का था, तो आज उसी के कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताते समय मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक जो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ा होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म तो उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मैकेनिज्म की, कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी की, देन एटीपी सिंथेसिस का मेन प्रोसेस, इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं और रीसेंट स्टडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाया था उसी समय मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पांचों कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है जिससे कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और फिर इसी प्रोसेस के साथ में प्रोटॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पंप कर दिए जाते हैं, है ना। और फिर ये प्रोटॉन्स जो है ये वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करते हैं और यहाँ पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज़ हुई है वो एनर्जी रिकन्ज्यूम होती है, रीयूज़ होती है और एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे अकम्प्लिश होती है, ठीक है। तो जो NAD और FADH2 ये भी मैंने बताया था कि जब ग्लाइकोलिसिस चलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड का, TCA साइकिल चलेगी, तो यहाँ पर NADH और FADH2 का फॉर्मेशन होगा और NADH और FADH2 जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ये जो हैं ये रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज़ के साथ साथ प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके फाइनली क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो माना जाता है वो एटीपी माना जाता है, यानी जो भी एनर्जी हम, इवन जो फूड भी हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में, जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस अंडरगो करेगा, एरोबिक कंडीशंस में क्रेब्स साइकिल अंडरगो करेगा और फाइनली हर चीज़ जो भी हम ले रहे हैं वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एटीपी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर एनर्जी NADH FADH2 टू लोअर एनर्जी ऑक्सीजन। दिस एनर्जी इज यूज टू फॉस्फोराइलेट ADP, है ना। ये मैं शुरू से बता रही हूँ, ये बात मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वीडियो में भी बार बार बोली है कि इस कहानी का समअप ये है कि पांचों कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने से एनर्जी रिलीज होगी और साथ ही साथ ये जो पूरी प्रोसेस है ये भी मैंने आपको बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स पे चल रही है ना। तो इनर मैट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी पंपिंग होगी एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, इससे एनर्जी रिलीज होगी जो कि एटीपी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, तो इसी दौरान प्रोटॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, यानी जो प्रोटॉन्स है उन्हें इनर मैट्रिक्स से धक्का मार के कहाँ फेंक दिया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन रीजन में, मैट्रिक्स के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है आपको, शुरू से जब मैंने ETC पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो NADH जो FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं वो फाइनली उनको उनका कन्वर्शन, उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी इस्तेमाल की जाती है एटीपी सिंथेसिस में। एटीपी का सिंथेसिस एक्चुअली ADP के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से होता है, ठीक है। ये जो साइट्स
एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं वो होती है साइट 1, दैट इज बिटवीन FMN एंड कोएंजाइम Q एट एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1। मैंने आपको ETC में इन्वॉल्व 5 कॉम्प्लेक्सेस पिछले वीडियो में बताए थे। तो जो पहली साइट है वो कौन सी है एटीपी सिंथेसिस की? FMN और कोएंजाइम Q जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 बनाते हैं। साइट 2 जो है वो बिटवीन साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 एट एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 है ना। एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 की साइड पर है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 के बीच की। देन साइट 3 जो है वो साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 जो जिसको हम एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। ये 3 साइट्स है जहाँ पर ये प्रोसेस अकम्प्लिश होता है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपरली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉस्फोराइलेशन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच सेल्स यूज एंजाइम टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें कि सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकें एंड देयर बाय दे रिलीज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड विद इन टू प्रोड्यूस ATP। और इसी प्रोसेस में एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि उन न्यूट्रिएंट्स को ऐसे एनर्जी के स्रोत में, ऐसे ऊर्जा के स्रोत में कन्वर्ट किया जा सके जिससे कि बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। तो अगर आप फूड खा रहे हो तो वो फूड पहले ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज हैज टू अल्टीमेटली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ फॉर्मेट वेयर इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सो बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज डायरेक्टली। बॉडी जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करेगा, ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन कन्वर्शन होगा वाया क्रेब्स साइकिल। वो पहले CO2 H2 और NADH FADH2 में कन्वर्ट होगी, फिर ये NADH2 FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एंटर करेगा और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद इसका कन्वर्जन हो जाएगा ATP में। सो एनीथिंग यू कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ फूड हैज टू बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ATP बिकॉज ATP ही बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ATP ही जो है वो एनर्जी का स्रोत है बॉडी में। इन मोस्ट ऑफ द यूकेरियोट्स दिस टेक्स प्लेस, और यूकेरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। Energy generated by the transfer of electron through the electron transport chain to O2 is used in the production of ATP। एनर्जी जो जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से वो ATP प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसलिए इस ओवरऑल प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो मतलब ADP का होता है, ADP का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसको यूज़ किया जाता है ATP बनाने में। इट रेफर्स टू द कपलिंग of electron transport in respiratory chain with the phosphorylation of ATP। ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है ADP को ATP में कन्वर्ट करने को, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन द्वारा जो एनर्जी है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की उसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी में रह रही है? ATP के फॉर्म में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 90% जो सेल्स हैं टोटल ATP सिंथेसिस जो सेल में होता है वो 90% ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही होता है। बाकी का जो है वो कई बार आपने देखा होगा जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह में डायरेक्टली भी ATP बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो ATP प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से ही अकम्प्लिश होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ATP इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NAD और FADH2 टू O2 बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये शुरू से मैं बता रही हूँ कि एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ATP का निर्माण होता है, और वो ATP का निर्माण कैसे होता है? NADH और FADH2 जो बनते हैं क्रेब्स साइकिल वगैरह में उनको जो है उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटर करते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है
एक से लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें कॉम्प्लेक्स में। और जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब तब प्रोटॉन पंप होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और जैसे जैसे प्रोटॉन पंप होगा वैसे वैसे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और ये एनर्जी यूटिलाइज होगी एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉस्फोरिलाइजेशन करने में, जिससे एटीपी का निर्माण होगा। ये दो लाइन में बहुत बार वीडियो में रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आप समझ लीजिए। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ईटीसी भी समझ में आएगा कि ईटीसी में क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ प्रोटॉन की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर की तरफ पंपिंग हो रही है। वापस से ये प्रोटॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन करने के लिए, यानी एडीपी को ऑक्सीडाइज करने के लिए और उससे एटीपी बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी रिलीज हो रही है और एटीपी का फॉर्मेशन, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, या ज़्यादा सही तरीके से अगर कहूँ तो ये एक जो है एनाबॉलिक प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एटीपी बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रही है। अब आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज ऑक्सीजन इन द रेडॉक्स रिएक्शन। दीज रेडॉक्स रिएक्शन रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द रिलेटिवली वीक बॉन्ड ऑफ O2 विच इज देन यूज्ड टू फॉर्म एटीपी। वही बात जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इस्तेमाल करके एटीपी बनता है। द रेडॉक्स रिएक्शन रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वीक बॉन्ड, और ये एनर्जी वीक बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है उसके द्वारा जो एनर्जी मतलब बायोलॉजिकल एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन यूकेरियोट्स द रेडॉक्स रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। यूकेरियोट्स में जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में, मतलब ये जो पूरी सीरीज है ये कैटेलाइज की जा सकती है विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यूकेरियोट्स में जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मैट्रिक्स जिसे कि क्रिस्टी बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में दीज प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन द सेल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वहाँ रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? मीसोसोम्स करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। ये जो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली मोर प्रिसाइसली वो वहाँ मीसोसोम्स में पाए जाते हैं। दीज लिंक्ड सेट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लिंक्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मैंने आपको ईटीसी पढ़ाते वक्त भी बताया कि देयर इज अ सेट ऑफ 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। सो दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर स्पेसिफिकली नोन एज, दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस and they are linked and they form electron transport chain। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। देन हम आते हैं कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी पर। कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। जो कीमियो ऑस्मोसिस थ्योरी है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन की यानी कि एटीपी की सिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से बताता है। इट सजेस्ट दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉजेज प्रोटॉन टू बी ट्रांसलोकेटेड। मैं शुरुआत से जो बात कह रही हूँ वही बात इस बात की सार है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, प्रोटॉन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया, पंप आउट कर दिया गया और कहाँ चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर चला गया। ठीक है, स्पेस एट दी 3 साइड, और जहाँ जहाँ एटीपी प्रोड्यूस होना है वो 3 साइड जो मैंने आपको शुरू में बताई, साइड 1, साइड 2 और साइड 3, वहाँ चला गया ये प्रोटॉन। और एंड दैट रिजल्टेड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इससे क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और बाहर के बीच में एक इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट
हो गया, है ना, क्योंकि प्रोटॉन को अंदर से बाहर की तरफ फेंक दिया गया। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था और जो बाहर की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी, उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। और क्योंकि प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप किया गया, इसलिए बाहर की तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्रिएट हो गया। एंड द केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन पीएच। और केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस किस कारण है? पीएच के डिफरेंस के कारण। Being more acidic outside the membrane, the electrochemical potential difference drives ATP synthase to generate ATP from ADP and inorganic phosphate। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, उसी दौरान प्रोटॉन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंट्रा मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंका गया, जिससे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ इनर एंड आउटसाइड रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। और पीएच में परिवर्तन के कारण एक केमिकल पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ, जिसके कारण कि क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एटीपी सिंथेटेज को अपनी एक्टिविटी करने का, एटीपी जनरेशन करने का टाइम मिला और उसने एटीपी बना दिया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से। ठीक है ना। द चेन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ड्राइविंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर्स सच एज NADH टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज एन एक्सोजेनिक प्रोसेस, इट रिलीजेस एनर्जी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो रही है, जहां इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक, ये प्रोसेस एनर्जी रिलीज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सेरोजेनिक प्रोसेस। वेयर एज जो एटीपी की सिंथेसिस होने का प्रोसेस है, उसमें एनर्जी जो ईटीसी से रिलीज हो रही है, वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? एटीपी बनाने की प्रोसेस में। इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोगोनिक प्रोसेस। मतलब कि इट यूटिलाइजेस एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एटीपी बनाना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रही है? एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है, बोथ दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। दोनों ही प्रक्रियाएं जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी का सिंथेसिस, ये कहाँ होगी? इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। किसमें? यूकेरियोट्स में। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, इसलिए वहाँ ये प्रोसेस कहाँ होगी? मीसोसोम्स में होगी। ठीक है। Then energy is transferred from the electron transport chain to the ATP synthetase by movement of proton across the membrane। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसके साथ साथ जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है मेम्ब्रेन के बाहर, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कीमियो ऑस्मोसिस कहलाता है। इट इज़ यूज टू जनरेट 90, ये बता दिया है कि 90% ऑफ एटीपी जो है वो इसी से बनता है ना। और जब भी ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन होगा, तब जो है वो ये प्रोसेस एटीपी इसी तरीके से जनरेट होगा। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी यूजेस द प्रोसेस ऑफ कीमियो ऑस्मोसिस। कीमियो ऑस्मोसिस से ही एटीपी प्रोडक्शन होता है। यदि हम प्रॉपर एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है विच इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेटेज, ये जिसे हम ईटीसी के कॉम्प्लेक्स 5 के रूप में भी पढ़ते हैं। एंड दैट इज द फाइनल एंजाइम इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पाथवे में ये एक फाइनल एंजाइम है। दिस एंजाइम इज फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ के सभी फॉर्म्स में पाया जाता है। एंड फंक्शंस इन द सेम वे, और ये सेम वे में फंक्शन करता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। द एंजाइम यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये जो एंजाइम है, ये प्रोटॉन में स्टोर की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है ना। वही जैसा मैंने आपको बताया कि ईटीसी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, फॉस्फेट का इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन आयंस का इस्तेमाल करेगा, और फाइनली बना देगा एटीपी। ठीक है। इस तरह से जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में रहता है। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, कितने प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, मैंने ईटीसी में भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्स में शायद 4 या 8 कुछ प्रोटॉन मैंने बताए थे, नंबर मेरे को भी स्किप हो गया है, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। उतने प्रोटॉन पंप आउट कर दिए जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से।
ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स द एटीपी सिंथेटेस रिएक्शन विल रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स नहीं है तो एटीपी सिंथेटेस का जो रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट रन करेगा, हाइड्रोलाइजिंग एटीपी एंड पंपिंग प्रोटॉन आउट ऑफ द मैट्रिक्स। और एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और प्रोटॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स से बाहर पंप कर दिए जाएंगे। हाउ एवर द प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज हाई, जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो हाई होगा तो रिएक्शन इज फोर्स टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स हाई है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट रन करेगा। मतलब अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स ज़्यादा है तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होगा, और अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स कम है तो रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट होगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शंस में चलेगा। ठीक है, देन और इसी से अगर लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होगा, यानी यदि इस डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वो तब होगा जब प्रोटॉन पंपिंग जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें इन्वॉल्व एटीपी सिंथेटेस एंजाइम की। ये आपको बहुत डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, बट माइन्यूटली आपको एटीपी सिंथेटेस का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नेट स्लेट में कई बार इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे, एक डायग्राम बना देंगे तो अच्छा है। बाकी आपको कीमियोस्मोसिस पूरा देना है, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस पूरा देना है ना। और जो भी पूरा समरी इसी बात पर रिलाई करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो प्रोटॉन की पंपिंग हो जाएगी आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि इंटर मेम्ब्रेनल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और फिर ये प्रोटॉन वापस ईटीसी को एंटर करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेस, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। अब एटीपी सिंथेटेस की स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि इट इज़ अ मैसिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एक मशरूम शेप का ये कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इट कंटेन्स 16 सब यूनिट एंड अ मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 600 किलो डाल्टन। 600 किलो डाल्टन का मास कंटेन करता है, 16 सब यूनिट कंटेन करता है। द प्रोटॉन एम्बेडेड विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड F0, और जो प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है वो F0 कहलाता है। एंड इट कंटेन्स ए रिंग ऑफ C सब यूनिट, और ये C सब यूनिट का जो है वो कंटेन करता है, प्रोटॉन चैनल कंटेन करता है। स्टॉक एंड बॉल शेप्ड हेड पीस, इसका जो स्टॉक और बॉल शेप्ड हेड पीस होता है जिसको F1 बोलते हैं, जो कि साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस है ना। एंड द बॉल शेप्ड कॉम्प्लेक्स एट द एंड ऑफ F1 पोर्शन कंटेन्स 6 प्रोटीन्स ऑफ 2 डिफरेंट काइंड। ये मैंने पिछले एटीसी में भी आपको शायद स्ट्रक्चर समझाया था कि यहाँ पर 3 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, और एक स्टॉक होता है जिसमें गामा सब यूनिट होता है विद द टिप ऑफ द स्टॉक एक्सटेंड। और जो ये स्टॉक का टिप होता है ये बॉल के अंदर धंसा हुआ होता है, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। दोनों अल्फा एंड बीटा सब यूनिट बाइंड न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने का काम करते हैं, बट बीटा सब यूनिट जो होता है वो ही एटीपी सिंथेसिस को कैटेलाइज करता है। रीचिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ F1 पोर्शन एंड बैक इनटू द मेम्ब्रेन इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सब यूनिट, और जो है वो F1 पोर्शन को रीच करता हुआ और मेम्ब्रेन तक जाता हुआ एक लॉन्ग रॉड लाइक सब यूनिट होता है, जो कि अल्फा और बीटा सब यूनिट दोनों को ही एंजाइम के बेस से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से कि एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ डायग्राम भी दे देंगे तो सफिशिएंट है, और 4-5 लाइन्स में से सम अप कर दीजिएगा, बॉल का स्ट्रक्चर बता दीजिएगा, स्टॉक का स्ट्रक्चर बता दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में ये आपको नहीं देना है ना। एज दी प्रोटॉन्स क्रॉस दी मेम्ब्रेन थ्रू द चैनल इन द बेस ऑफ एटीपी सिंथेटेस द F0 प्रोटॉन ड्रिवन मोटर रोटेट्स। जैसे ही प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, जो F0 प्रोटॉन ड्रिवन मोटर टाइप की जो एक क्रिएटेड होती है वो रोटेट करती है, और रोटेशन माइट बी कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द रिंग ऑफ C सब यूनिट। और जैसे ये रोटेशन होता है, ये अमीनो एसिड्स जो कि लगे होते हैं नीचे, क्योंकि एक प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना होता है, उसका आयोनाइजेशन कॉज करता है, और इससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि जो कि प्रोटॉन चैनल को क्रॉस करने में मददकारी होता है। और रोटेटिंग रिंग इन टर्न ड्राइव्स द रोटेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, और इसी रोटेटिंग रिंग के कारण जो सेंट्रल एक्सिस है वो भी सेंट्रल एक्सिस क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, एक पूरी कंप्लीट रोटेशन वहाँ पे जनरेट हो जाएगी, और जिसके कारण बीटा और अल्फा सब यूनिट के अंदर भी रोटेशन जनरेट होगी, और बीटा और अल्फा सब यूनिट रोटेट मतलब दे बीटा एंड अल्फा सब यूनिट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग देमसेल्फ बाय द साइड आर्म। साइड आर्म
आर्म उनका जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और बीटा और अल्फा सब यूनिट साइड आर्म ना रोटेट होने के कारण रोटेट नहीं कर पाएंगे और स्टैटर की तरह रिएक्ट करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ द गामा सब यूनिट विद इन द बॉल ऑफ बीटा एंड अल्फा सब यूनिट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द एक्टिव साइट इन द बी सब यूनिट टू अंडरगो अ साइकिल ऑफ मूवमेंट दैट प्रोड्यूसेस एंड देन रिलीजेस एनर्जी। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, जो अल्फा और बीटा सब यूनिट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिससे कि साइक्लिक मूवमेंट जो है वो जनरेट होगा और फाइनली एटीपी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और रिलीज हो जाएगा। ये मैंने आपको ईटीसी में भी समझाया था, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, वही सेम चीज़ है। एटीपी सिंथेसिस रिएक्शन इज कॉल्ड द बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म एंड इन्वॉल्व्स द एक्टिव साइट ऑफ बीटा सब यूनिट। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो एक्टिव साइट होती है बीटा सब यूनिट की वो एटीपी बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है और बीटा सब यूनिट की एक्टिव साइट की साइक्लिंग होती है। 3 अलग अलग स्टेट आप देख सकते हैं बीटा सब यूनिट की एक्टिव साइट में। इन दी ओपन स्टेट द एडीपी एंड फॉस्फेट एंटर द एक्टिव साइट। जब ये बीटा सब यूनिट ओपन स्टेट में रहेगा तो एडीपी और फॉस्फेट एक्टिव साइट पर एंटर करेंगे, है ना। एंड द प्रोटीन देन क्लोजेस अप अराउंड द मॉलिक्यूल, और जो प्रोटीन है वो फिर क्लोज कर लेगा अराउंड द मॉलिक्यूल एंड बाइंड्स देम लूजली, द लूज स्टेट। और जैसे ही ये प्रोटीन घेरा बनाएगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे ये लूज स्टेट क्रिएट होगा। सबसे पहले क्या हुआ कि बीटा सब यूनिट की एक्टिव साइट पर एडीपी और फॉस्फेट आके जुड़े। जैसे ही वो जुड़े ये ओपन स्टेट कहलाया और जैसे ही इनके जुड़ते ही एक क्लोज सा सर्कल क्रिएट हो गया, इस प्रोटीन ने एक क्लोज सा सर्कल क्रिएट कर लिया तो ये लूज स्टेट कहलाया। द एंजाइम दैट चेंजेस शेप अगेन एंड फोर्सेस दिस मॉलिक्यूल टुगेदर विद द एक्टिव साइट रिजल्टिंग इन द टाइट स्टेट। और जैसे ये एंजाइम बार बार अपना शेप बदलेगा और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे टाइट स्टेट जनरेट हो जाएगा। यानी कि बीटा सब यूनिट की एक्टिव साइट को आप 3 तरह से देख सकते हैं। एक है ओपन स्टेट, जब उससे एटीपी और फॉस्फेट आके बाइंड करे एक्टिव साइट से वो कहलाया ओपन स्टेट। और जैसे ही हल्का सा एटीपी और फॉस्फेट ने क्लोजअप करने की, घेरने की कोशिश करी मॉलिक्यूल्स को, वो कहलाया लूज स्टेट। और फिर जब एंजाइम ने अपने शेप को बार बार बदलने की कोशिश करी और ये फोर्सेस ने जब कोशिश करी कि पूरा एक टाइट कॉम्प्लेक्स बना लें तो ये तीसरा स्टेट कहलाया टाइट स्टेट। ठीक है, बाइंडिंग दी न्यूली प्रोड्यूस्ड एटीपी मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई एफिनिटी। और इससे ये बहुत हाई एफिनिटी से जो है एटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड हो गए। फाइनली द एक्टिव साइट साइकल्स बैक इनटू द ओपन स्टेट। और फाइनली क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है वो फिर से ओपन स्टेट बना लेगी और एटीपी रिलीज करेगी। यानी ओपन स्टेट पे बना हुआ एटीपी रिलीज होगा और फिर से साइक्लिक प्रोसेस जो है बीटा सब यूनिट रिपीट करेगा। पहले ओपन स्टेट, फिर उसके बाद लूज स्टेट, फिर उसके बाद टाइट स्टेट, फिर एटीपी रिलीज होगा ओपन स्टेट में, फिर उसके बाद लूज स्टेट, फिर उसके बाद टाइट स्टेट। ये रूपांतरण जो है, रूप जो है बीटा सब यूनिट अपने बदलता रहेगा और ये 3 फॉर्म ओपन स्टेट, लूज स्टेट और टाइट स्टेट ये एग्जिबिट करेगा और इस प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस से एटीपी बनाता रहेगा। ठीक है, तो यदि मैकेनिकली बात करें, बायोकेमिकली और मैकेनिकली, तो इस तरह से जो बीटा सब यूनिट है एटीपी सिंथेटेज का वो इस तरह से एटीपी बनाता है 3 अलग अलग फेजेस में जाके, है ना। और एनर्जी कैसे होती है, मिलती है उसको, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले भी। देन इनिबिटर्स देख लेते हैं कि एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस को कौन कौन से इनिबिटर्स इनिबिट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेल नोन ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स दैट इनिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत सारे ड्रग्स और टॉक्सिन्स नोन हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनिबिट कर सकते हैं। ऑल्दो एनी वन ऑफ दीज टॉक्सिन्स इनिबिट ओनली वन एंजाइम। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक सिंगल एंजाइम भी इनिबिट हो जाए तो ये जो है ये पूरी प्रोसेस इनिबिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ओलिगोमाइसिन जो है वो एटीपी सिंथेटेज को इनिबिट कर सकता है ना। ये प्रोटॉन्स को वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आने देगा, है ना। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस पॉइजन होता है साइनाइड बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक होगी तो एटीपी बॉडी में नहीं बन पाएगा। अगर एटीपी नहीं बन पाएगा
सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगा, एटीपी हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है, यदि एटीपी का जनरेशन रुक जाएगा तो पूरी प्रोसेस क्या होगी, रुक जाएगी. एज अ रिजल्ट द प्रोटॉन पम्प्स आर अनेबल टू ऑपरेट एंड द ग्रेडियंट बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम टू ओवरकम. NADH इज देन नो लॉन्गर ऑक्सीडाइज एंड साइट्रिक एसिड साइकिल सीजेस. अगर ये ओलिगोमाइसिन एटीपी सिंथेटेज को ब्लॉक कर देगा तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटॉन पंप रुक जाएगा, NADH का जनरेशन रुक जाएगा. और अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुकती है तो एटीपी का सिंथेसिस रुक जाएगा. बहुत सारे फिश पॉइजन जैसे आप दूसरे स्पीशीज़ में फिश में भी देख सकते हैं, रोटोनियन, बारबिट्यून ड्रग, अमाइलटेल, है ना, ये सब जो है ये NADH और कोएंजाइम Q की एक्टिविटी को रोक सकते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अजाइड, ये सब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को रोक सकते हैं और फाइनली ETC को ब्लॉक कर सकते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ रिड्यूस फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो साइटोक्रोम के रिड्यूस्ड फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि साइनाइड और अजाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है और एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है. और एक एंटीबायोटिक होती है एंटीमाइसिन ए, ब्रिटिश एंकल विसल एंड एंटीडायोड यूज्ड अगेंस्ट वार गैस आर टू इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स ऑफ द साइट बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड C1. ये मैंने ऊपर जब आपको एटीपी सिंथेसिस की साइट बताई थी तब आपको शायद सेकेंड साइट बताई थी साइटोक्रोम बी और C1 के बीच की. तो एक एंटीबायोटिक होती है एंटीमाइसिन ए जो कि इस साइट पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिससे कि एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस ब्लॉक हो सकता है. यानी एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस ब्लॉक करने के लिए या तो कोई एंजाइम प्रभावित हो जाए जो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व पांचों कॉम्प्लेक्सेस में से कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है, या मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पांचों कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है, वो ब्लॉक हो जाए, या फिर कोई तीनों साइट जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है उन साइट में से किसी साइट पे अगर ब्लॉकेज हो जाए तो एटीपी सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से रुक जाएगा. देन इसमें रिसेंट रिसर्च देख लेते हैं. ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटियोम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन पर काम किया था BW गिब्सन ने 2005 में, और 2020 में लिन और एंड्रिया ने वर्क किया है. मेटा ट्रांसक्रिप्शनल एनालिसिस रिवील्स co-expression pattern of mitochondrial oxidative phosphorylation genes among different species of pony fishes. एक्चुअली क्या है कि ये इन्होंने ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस से को-एक्सप्रेशन देखा है कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन के अंदर, है ना, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, उन जीन्स की भी स्टडी हुई है. अब अगर इसकी कंक्लूजन को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी बनाने का मेजर तरीका है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी जनरेट करता है और इसीलिए वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है ना. अब ये आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होती है, वो इस्तेमाल की जाती है ADP और फॉस्फेट द्वारा टू प्रोड्यूस ATP, है ना. अनकपलिंग proteins UCP are known to be responsible for the leak that sometimes occur during oxidative phosphorylation. The uncoupling protein have been identified. कुछ uncoupling proteins भी आइडेंटिफाई करे गए हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन में अगर लीकेज हो एनर्जी का तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से कि इनका नाम याद रख लेना बस. थर्मोजेनिन, ये UCP1 प्रेजेंट इन द ब्राउन एडिपोज टिश्यू, UCP2 प्रेजेंट इन सेवरल टिश्यू एंड UCP3 present in skeletal tissue. They play a role in the energy metabolism by limiting the synthesis of ATP. ये ATP synthesis को limit करते हैं and despairing energy is heat, और energy का loss direct heat, जो energy generate हुई ETC में उसको direct heat form में convert कर देंगे. ATP production को ये limit करते हैं, thus reducing the efficiency of ATP production. ATP production को या thus limiting the efficiency of energy production. Energy production को limit करते हैं ये, और कहीं ना कहीं कभी कभी ये ETC से जनरेट होने वाली एनर्जी को डायरेक्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ATP का जो फॉर्मेशन है उसे कम करते हैं. सो दे एक्ट एज अ बैरियर टू ATP फॉर्मेशन. तो ये था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन. होप आपको समझ में आया होगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रिवर्ट बैक ज़रूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच.